हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हॉस्पिटल के एक शांत कमरे में संग जिनवो अपनी माँ पार्क क्योंग ही के पास बैठा था। मशीन्स की हल्की बीप के बीच उसकी माँ बेड पर चुपचाप सो रही थी, जो एटर्नल स्लीप डिजीज से पीड़ित थी। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान आधा जिंदा और आधा मुर्दा होता है। जिनवू के दिल में एक ही सोच बार बार गूंज रही थी कि उसे अपनी माँ को बचाना ही होगा। उसने ठान लिया था कि जब तक वो इतना मजबूत नहीं बन जाता कि डीमन कासल में घुसकर एलिक्सियर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स ला सके, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अगली सुबह कैफे पीने के एक कोने में जिनवो ने यू जिनहो के सामने एक फैसला सुना दिया। उसने जिनहो के साथ 19 डंजन रेड्स में जाने के लिए हाँ कर दी। जिनहो के चेहरे पर खुशी फूट पड़ती है, जैसे सालों का सपना पूरा हो गया हो। पर जिनवो की आवाज में एक सख्ती थी। उसका कहना था कि वो तभी साथ चलेगा जब उन दोनों के अलावा कोई और टीम में नहीं होगा। जिन्हो को तुरंत याद आया कि हर गेट के लिए कम से कम 8 हंटर्स की जरूरत होती है, जिस पर जिन्हो कामली कहता है कि सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए वो हंटर्स को हायर करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हुआंग डोंगसोक करता था। जिन्हो तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है। उसके चेहरे में अब एक नई उम्मीद थी कि अगर वो बिना किसी इंजरी या डेथ के गेट्स क्लियर कर लेता है तो डैड को इम्प्रेस करना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ चाहे इन अपनी ट्रेनिंग के बाद ट्रैक फील्ड पर थोड़ा सा आराम कर रही होती है, तब उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुआ है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए वो उस आदमी को आवाज लगाती है, जिस पर एक आदमी सामने आकर उसे अपना परिचय देते हुए बोलता है कि वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का मैनेजर है। वो अपना बिजनेस कार्ड चाहे इनको दे देता है, जिसमें उसका नाम यून ब्योमगिल लिखा होता है। कुछ मिनट की बातचीत में ही यूजिन ने बताया कि उनकी कंपनी यूजिन गिल्ड बना रही है और वो चाहे इनको उसमें गिल्ड मास्टर के रूप में रिक्रूट करने की सोच रहे हैं। चाहे इन उसकी बातें सुनती है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि उसकी सोच कहीं और ही थी। वहीं यो जिन्हो कार में अपने डैड यो मुगान के सामने बैठा था। गाड़ी के अंदर तनाव भरा सन्नाटा था। म्युंगान अपनी गहरी ऑथोरिटी भरी आवाज में कह रहा था कि कैसे डंजन्स के आने के बाद पिछले 10 सालों में बिजनेस की दुनिया बिल्कुल बदल गई है। अब देश के 5 बड़े गिल्ड्स के पास ही पैसा और ताकत है। उन्होंने कहा कि यूजिन कंस्ट्रक्शन को भी अपना खुद का गिल्ड बनाना पड़ेगा, वरना उनकी कंपनी डंजन मटेरियल्स के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगी। फिर उन्होंने प्लान समझाया कि जिन्हो का बड़ा भाई यो जिंगसुंग एक एस रैंक हंटर के नीचे रहते हुए वाइस गिल्ड मास्टर बनेगा। जिन्हो बस चुपचाप अपने डैड की बातें सुनता है। उसके मन में बेचैनी के साथ साथ डर भी था, जैसे कि वो अपने ही परिवार के सपनों को तोड़ने वाला है। पार्क में जिन्हो अपना डेली क्वेस्ट पूरा करता है। उसने सोचा था कि जैसे पहले डीमन कासल का की अनलॉक करने के लिए सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को उसने पूरा किया था, वैसे इस बार भी कर लेगा। लेकिन सिस्टम ने उसे धोखा दे दिया। इस बार कुछ भी काम नहीं किया। उसके हाथ सिर्फ एक बेकार बिंगो कार्ड लगा। अब वो लेवल 26 पर था और सिटी के सड़कों में अकेला चल रहा था। उसके दिमाग में सोच चल रही थी कि वो पेनल्टी जोन के जायंट सेंटीपीड्स को हंट करके एक्सपीरियंस कमा सकता है, पर तुरंत ही वो खुद को रोक लेता है, सोचते हुए कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सेंटीपीड को हरा सके, और पता नहीं उसके बदले उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा भी या नहीं। इस सोच के दौरान उसका फोन बीप करता है, जिसमें उसे हंटर एसोसिएशन से अर्जेंट डी रैंक डंजन रेड के लिए मैसेज मिलता है। उसने पहले मना करने का सोचा, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं होगा, पर कुछ देर सोचने के बाद उसके दिल ने कहा कुछ ना होने से तो यही सही। दूसरी तरफ सोंग चियुल अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देकर रेस्ट कर रहे थे कि उनके फोन पर भी वही अर्जेंट रेड नोटिफिकेशन आता है। उनका स्टूडेंट डरे हुए टोन में कहता है कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना एक हाथ खो चुके हैं और उनकी उम्र भी बढ़ गई है।
इस बात को सुनकर सॉन्ग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करता है कि वो वाकई पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो चाहता है कि जब तक उसके अंदर ताकत बाकी है वो उसे समाज के काम में लगाए। उसके शब्दों में एक शांत गर्व था, एक पुराने सोल्जर का गर्व। उसी वक्त किम सांगशिक घर में अपनी बेटी युंजी को टेडी बियर के साथ खेलते हुए देख रहा था। घर की शांति में उसके फोन पर भी वही अर्जेंट रेड का नोटिफिकेशन बज उठता है। उसकी पत्नी तुरंत परेशान होकर कहती है कि डबल डंजन के बाद उसे हंटिंग को छोड़ देना चाहिए, लेकिन किम अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहता है कि वो मजबूर है, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं और हंटिंग ही उसका इकलौता सहारा है। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को समझा लिया और छोटी युंजी ने मासूमियत से पूछा कि क्या पापा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर किम ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बेक युनहू गिल्ड मास्टर चोई जोंग इन से मिलने आया था। बेक इस बात से चिढ़ा हुआ था कि उसे एक मॉर्निंग शो इंटरव्यू पर भेज दिया गया था, एक सेगमेंट जो उसके हिसाब से चोई के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है। पर चोई ने हमेशा की तरह अपना कूल बनाए रखा और बात को यूजिन गिल्ड की तरफ मोड़ दिया। दोनों ने तुरंत इस बात को समझा कि नई बन रही यूजिन गिल्ड उनके हंटर्स को अपनी तरफ खींच सकती है। बेक जो काफी इम्पेशेंट पर्सन है, वो चोई को सीधा पॉइंट पे आने को कहता है और पूछता है कि इस मीटिंग के पीछे की असल वजह क्या है। वहीं अपने कमरे के एक कोने में ली जूही अपने फोन को कान से लगाए बैठी थी। उसकी आवाज में थकान और बेचैनी थी। फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ कुछ कह रही थी, प्यार भरी लेकिन ऑथोरेटिव आवाज में। जूही के जवाब छोटे और ठंडे थे, जैसे वो सिर्फ फर्ज निभाने के लिए सुन रही है। जब उसकी माँ ने फिर कहा कि उसे ये सब छोड़कर घर लौट आना चाहिए, तब जूही के अंदर कुछ टूट गया। उसने एक तीखी आवाज में कह दिया कि उसकी माँ उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद करे। उसके बाद उसने बिना एक शब्द कहे फोन को काट दिया, जिससे कमरे में सिर्फ खामोशी बचती है। जूही के मन में कई सवाल घूम रहे थे कि क्या वो वाकई इस दुनिया के लिए बनी है, क्या वो सच में किसी के काम आ रही है। लेकिन फिर उसके दिल में एक चेहरा उभर आया जो कि संग जिनवू का था। जिनवू की लगातार कोशिश, उसका अपने आप को तोड़कर मजबूत बनाना, ये सब जूही के अंदर एक नई चिंगारी जगा गया। उसने सोचा अगर जिनवू अपनी कमजोरी से लड़ सकता है तो वो क्यों नहीं। उसी जज्बे के साथ उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। और इसी बीच उसका फोन दोबारा बजता है, जिसमें हंटर एसोसिएशन के रेड का मैसेज आता है। ये वही रेड थी जिसमें जिनवू, सॉन्ग और किम भी जा रहे थे। दूसरी तरफ चाहे इन हंटर्स गिल्ड के ऑफिस में पहुंचती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का बेक युनहू वहां से निकल रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर बिना कुछ कहे रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से ग्रीट करते हैं। चोई जोंग इन के ऑफिस में जाकर चाहे इन उसे बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। इस जवाब से चोई के चेहरे पर सुकून आ गया। वो खुश था कि चाहे इन ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि ये बात उसके साथ शेयर करना भी जरूरी समझा। चाहे इन ने फिर पूछा कि बेक यहाँ किस काम से आया था, जिस पर चोई ने जवाब देने के बजाय बस हल्का सा मुस्कुराकर टॉपिक बदल दिया। कुछ देर बाद हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ बेक युनहू हाथ में खाली ग्लास लिए अकेला बैठा था। उसके दिमाग में चोई के साथ हुई दोपहर की बातें गूंज रही थी। बात ऐसे मोड़ पर गई थी जहाँ चोई ने उनकी मीटिंग का असली इरादा बताया था। उसका प्लान था कि वो दोबारा जीजू आइलैंड रेड पर जाएं। उस जगह के नाम से ही बेक के दिल में हलचल मच गई। वो जगह अब भी उन सबके लिए एक जख्म थी। वहाँ इतने सारे हंटर्स मारे गए थे, जिनमें से बेक का करीबी दोस्त युनसुक भी था। बेक ने पहली बार चोई के चेहरे पर वो सुकून टूटा हुआ देखा था। चोई ने कहा था कि अगर उन्हें जेजू वापस जीतना है तो हर गिल्ड को मजबूत होना पड़ेगा, नए हंटर्स को रिक्रूट करना होगा और पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ मोड़ना होगा। बेक चुप था, पर उसके मन में एक रेजोल्यूशन था कि युनसुक की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए।
सुबह के पहले उजाले के साथ संग जिनवू ने अपना बैग उठाया और अर्जेंट डी रैंक रेड के लिए निकल पड़ा। उसकी बहन जिन्हा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हैरानी से कहा कि वो अब पहले से भी ज्यादा बिजी रहने लगा है। उसे वो दिन याद थे जब जिनवू हर रेड से इंजर्ड लौटता था, पर अब वो बिल्कुल बदल गया है। उसके चेहरे पर नई शांति और आंखों में एक अलग सी तेज है। जब जिन्हा ने देखा कि जिनवू बिना किसी गियर के निकल रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जिनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि सब ठीक रहेगा। दूसरी तरफ सोंग चियुल भी उसी रेड की तरफ जा रहा था। रास्ते भर वो अपनी किस्मत के बारे में सोचता रहा। एक तलवारबाज जो मेज बन गया। उसने पहले तो सोचा कि जिंदगी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन फिर उसने ये भी माना कि हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। तभी उसने दूर से जिनवू को देखा और थोड़ा रुक गया। जिनवू का चेहरा, उसके अंदाज, उसकी बॉडी सब कुछ बदल गई थी। जो लड़का कभी कमजोर और शांत लगता था, अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास था। जब दोनों बात करते हैं, सोंग की नजर जिनवू के पैर पर जाती है, जो डबल डंजन में कट गई थी, पर अब बिल्कुल ठीक है। उसे लगा कि किसी हाई रैंक्ड हीलर ने उसे ठीक कर दिया होगा, पर सच्चाई तो ये थी कि सिस्टम की वजह से जिनवू का पैर वापस आ पाया था। जब वो दोनों गेट पर पहुंचते हैं, सोंग को अजीब सा डेजा वू महसूस होता है। वो देखता है कि वहाँ किम सांगशिक, कांग जोंगो और ली जूही भी खड़े हैं। वो सभी लोग जिन्होंने उस डबल डंजन के नाइटमेयर को झेला था। किम और कांग जिनवू से अपनी नजरें चुरा रहे थे। उनके चेहरे पर शर्म और गिल्ट थी। उन्हें याद था कैसे उन्होंने जिनवू को अकेले पीछे छोड़ दिया था। पर इस बेचैनी के बीच जूही अलग थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अपने दर्द के बाद भी इस मुलाकात से खुश हो। वो जिनवू की बदली हुई अपीयरेंस को देखकर खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि बाकी की स्ट्राइक टीम वहां आ जाती है, जिनमें 3 सी रैंक हंटर्स थे, पर उनके हाथों में हथकड़ी थी। ये सब्स्टिट्यूट हंटर्स थे, कैदी जो अपनी सजा को कम कराने के लिए रेड्स में हिस्सा लेने वाले थे। उनके ऊपर नजर रखे हुए था कांग ताइशिक, जो कि हंटर्स एसोसिएशन का एक बी रैंक हंटर है, जिसका काम था इन क्रिमिनल हंटर्स को रेड के दौरान लाइन में रखना। एसोसिएशन के पास हंटर्स की कमी थी, इसलिए उन्हें ये खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ा। इस तरह हर एक हंटर अपने अपने सोच और पास्ट के बोझ के साथ उस गेट के सामने खड़ा था, जहां से लौटकर सब वैसा नहीं रहने वाला था जैसे वहां आने के समय था। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।